जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई। जी हाँ, क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 12th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगी, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। एकदम न्यू है हमारे लिए। जी हाँ, अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस कंप्लीट की, क्लास 6 से लेकर 11 तक की पढ़ाई की, उसमें हमने ये जो टॉपिक है इसको हमने नहीं कवर किया। एकदम न्यू है हमारे लिए और इसीलिए इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि हमने अभी इसको अभी तक पढ़ा नहीं है। तो पढ़ेंगे बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा जो है चैप्टर होने वाला है। और इस पूरे चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे? तो परिवार व उसका महत्व देखेंगे, संवेदनशील समूह के बारे में जानेंगे, जीविका के लिए तैयारी करना हम सीखेंगे, और कार्य क्षेत्र व रोजगार के अवसर पे भी हम चर्चा करेंगे इस पूरे अध्याय में। आई होप आपको एक बार पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने किया था चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड हम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। आज सुबह मॉर्निंग में 9 बजे ही वो क्लास हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टेट की किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी किसी फील्ड में, वो चैप्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ होम साइंस के लिए। तो प्लीज़ आप जाइए उस क्लास को देखिए, वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जो हमने आज सुबह की है उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी मॉर्निंग में क्लास हुई थी। अब चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं किसी भी देश की समृद्धि उसके विभिन्न आयु वर्गों के नागरिकों की खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश के कुछ दीर्घ और लघु वित्तीय सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सरकार सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सेवाओं और संस्थानों का गठन करती है जो बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वृद्धजनों के जीवन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। परिवार व उसका महत्व देखें तो परिवार समाज की मूल इकाई होती है। जी हाँ, परिवार समाज की मूल इकाई होती है। इसका प्रमुख कार्य अपने सदस्यों की देखभाल करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्रत्येक परिवार अपने पारिवारिक सदस्यों को नियमित रूप से वृद्धि एवं विकास हेतु कुछ अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इस हेतु सामुदायिक स्तर पर विश्वविद्यालय, विद्यालयों, अस्पतालों, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाता है, जो समाज के प्रत्येक सदस्यों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान कर सके। एक परिवार से समाज की अन्य संरचनाओं जैसे विद्यालयों, अस्पतालों आदि के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। परंतु हमारे देश में कुछ परिवार अनेक कारणों से अपने सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इन कारणों में प्रमुख है परिवार में वित्तीय संसाधनों की कमी। इसके अतिरिक्त अनेक बच्चे, युवा और वृद्धजन अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं और उन्हें जीवन यापन के लिए अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संस्थाओं और बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष कार्यक्रमों को शुरू करना चाहिए। यह निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी संगठन के प्रयासों से भी सहायता कर सकते हैं। इनमें से कुछ संस्थान और कार्यक्रम विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और कुछ समय परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित हो सकते हैं, जैसे संवेदनशील समूह यानी कि वैल्यूनरेबल ग्रुप। ये तो संवेदनशील समूह यानी कि
वेनरेबल ग्रुप से अभिप्राय समाज के उन व्यक्तियों का समूह से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे व्यक्ति जिनकी आवश्यकताएं दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती तो वे व्यक्ति संवेदनशील बन जाते हैं। बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं? बच्चे अति संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था में समग्र विकास तीव्र गति से होता है, जिसका प्रभाव बालक के मानसिक व शारीरिक विकास पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, प्रेम, पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता को पूरा करना सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जो बच्चे चुनौतीपूर्ण एवं विषम परिस्थितियों में निवास करते हैं, ऐसे बच्चे दूसरों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि विशेष वातावरण में पलने के कारण उनका विकास सही तरह से नहीं हो पाता। निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में आज भी अत्यधिक बच्चों की मूलभूत आवश्यकता यानी कि जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो देखते हैं, लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं। जी हाँ, लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं। विद्यालय पूर्व आयु के तीन में से सिर्फ एक बच्चे को ही आरंभिक आदिक्रम कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। विद्यालय पूर्व शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा था ना, 1 से लेकर 6 वर्ष तक किया है। तो विद्यालय पूर्व आयु के 3 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जो कि इसका लाभ उठा सकता है। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के अधिकतर बच्चे आर्थिक कारण से विद्यालय नहीं जा पाते। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो कि रोड पे आपको भीख मांगते दिखाई देंगे, फैक्ट्रियों में काम करते दिखाई देंगे, अपने माँ बाप के जो भी उनके माँ बाप के काम है उनके साथ हाथ बटाते दिखाई देंगे हैं। तो इसीलिए जो है अपनी आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय नहीं जा पाते। कक्षा एक में नामांकन कराने वाले सभी बच्चों में से केवल 1/3 ही कक्षा 8 तक पहुंच पाते हैं। यानी कि बच्चे तो बहुत एडमिशन कराते हैं हमारे भारत में कक्षा 1 में, लेकिन उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि कक्षा 8 तक की भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, अन्यथा वो कक्षा 8 तक भी नहीं कर पाते। क्यों? अन्य किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं। भारत में आधिकारिक आकलनों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे कामगर हैं। वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार इनकी संख्या 44 करोड़ हो सकती है। कठिन परिस्थितियों में निवास करने वाले बच्चों को विशेष वातावरण में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं और गैर सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 लगाया गया है। इस अधिनियम का सरोकार बच्चे के 2 संवर्गों से है, वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे बाल अपराधी होते हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया जाता है। इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम और उनके साथ व्यवहार के लिए विशेष अधिगम का प्रावधान है। यह अधिगम बच्चों के संरक्षण, उपचार, व्यवहार और पुनर्वास के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इसका संबंध कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने से है। इस अधिनियम के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता करने वाले बच्चे वे हैं जिनका कोई घर, निश्चित स्थान अथवा आश्रय नहीं है और जिनके पास भरण पोषण के लिए कोई साधन नहीं है। इनमें सड़क पर पलने वाले बच्चे, घर से भाग जाने वाले बच्चे, लापता बच्चे एवं परित्याग किए गए बच्चे शामिल हैं। जो ऐसे व्यक्ति यानी कि अभिभावक अथवा अन्य कोई के साथ रहते हैं जो बच्चे पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य हो, अर्थात जहां बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, लापरवाही अथवा मारपीट होती हो। जो बच्चे बीमार अथवा किसी लंबी या ठीक ना होने वाली बीमारी से पीड़ित हो और जिनके पास उनकी देखभाल अथवा सहायता के लिए कोई ना हो। जो बच्चे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो। नेक्स्ट है जो बच्चे यौन दुर्व्यवहार अथवा अनैतिक कार्यों यानी कि इलीगल एक्ट के लिए प्रताड़ित या दंडित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो बच्चे नशीली दवाओं की लत या उनके अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील होते हैं। जो बच्चे प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अथवा नागरिक विद्रोह यानी कि सिविल
कमोशन के शिकार होते हैं। वे बच्चे जिनके साथ अविवेकपूर्ण यानी कि अनकॉन्सिबल लाभ के लिए दुर्व्यवहार होने की संभावना होती है। इनमें अनाथ, परित्यक्त, गुमशुदा, घर से भागे हुए, कारखानों से छुड़ाए गए बाल श्रमिक, कैदियों के बच्चे, रेड लाइट एरिया से छुड़ाए गए बच्चे आते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या कि इस अधिनियम के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हुए हैं। तो ये सारे वही बच्चे हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल। तो संवेदनशील बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से देश में अनेक कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ऐसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम कहते क्या, ICDS। आपको पता होना चाहिए ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रारंभिक बाल व्यवस्था सेवा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समेकित तरीके से 0 से यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण तथा प्रारंभिक शिक्षा संबंधी आवश्यकता को पूरा करके उनके विकास को बढ़ावा देना। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा देना। और तीसरा पॉइंट है स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना। तो ये सारे ही उद्देश्य हैं किसके, समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको हम शॉर्ट में ICDS भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट जो है SOS बाल गांव, ध्यान दीजिएगा क्या, SOS बाल गांव यानी कि SOS चिल्ड्रंस विलेज। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। जी हाँ, SOS बाल गांव क्या है, एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों को दीर्घावधि तक देख रेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित अधिगम की शुरुआत की है। प्रत्येक HOS घर में एक माँ होती है जो 14 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में घटित घटनाओं से उभरने में सहायता मिलती है। SOS परिवार एक साथ रहते हैं, सहायक ग्राम परिवेश बनाते हैं। ये स्थानीय समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं और सामाजिक जीवन में योगदान देते हैं। भारत का पहला SOS गांव वर्ष 1964 यानी कि 1964 में फरीदाबाद में स्थित किया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर बन जाता है कि भारत का पहला SOS गांव कहाँ पे है और कब स्थापित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1964 में स्थापित किया गया। और कहाँ पे स्थापित किया गया, फरीदाबाद में स्थापित किया गया। और SOS बाल गांव है क्या, ये हमने देख लिया। तीसरा है बाल गृह यानी कि चिल्ड्रंस हाउस। यह 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, बाल गृह जो है किसके लिए है, तो 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके लिए ये संगठन बनाया गया है, जिन्हें विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में रखा जाता है। बच्चे के लिए 3 प्रकार के बाल गृह स्थापित किए जाते हैं। पहला है प्रेक्षण गृह। इसमें मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से उनके माता पिता का पता लगाए जाने तक और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रखा जाता है। किसके अंतर्गत, प्रेक्षण गृह के अंतर्गत। दूसरा है विशेष गृह। इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देख में रखा जाता है। तीसरा जो बाल गृह है, किशोर बाल गृह। इसमें अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, या फिर उन बच्चों को जिनकी माता पिता अभिभावक का देहांत हो चुका होता है। यहाँ ऐसे बच्चों को भी संरक्षण दिया जाता है जिनके माता पिता अभिभावक उन्हें अपने पास या साथ नहीं रखना चाहते और घर से निकाल देते हैं। तो ये हमने 3 तरह का बाल गृह देखा। पहला प्रेक्षण गृह, दूसरा विशेष गृह, तीसरा है किशोर बाल गृह है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब ये देख लीजिए, गोद लेना, दत्तक पुत्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत ने बच्चा गोद लेने यानी कि एडॉप्शन, जिसको हम बोलते हैं, बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। आप सभी जानते हैं गोद लेना। तो गोद लेने की परंपरा वैदिक काल से ही प्रचलित है। प्रारंभिक काल में परिवार में से ही बच्चा गोद लेने की परंपरा शुरू हो गई थी, परंतु समय में परिवार
परिवर्तन के साथ परिवार के बाहर से बच्चा गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और वैध बना दिया गया है। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CARA का गठन किया। किसका? CARA का। CARA है क्या? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान संस्था का गठन किया, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी सभी दिशा निर्देश निर्धारित करती है। कई गैर सरकारी संगठन भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। तो ये आपने देख लिया, गोद लेना है ये कब से स्टार्ट हुआ, कब से प्रारंभ हुआ है, तो कौन सी संस्था खोली गई है, तो ये सब आपने जान लिया दत्तक यानी कि गोद लेने की संस्था के बारे में। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है परिवार किसकी मूल इकाई होती है। क्वेश्चन 2 बच्चे कैसे होते। क्वेश्चन 3 कहता है बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लगाया गया। क्वेश्चन 4 कहता है SOS गांव किस प्रकार का संगठन है। ध्यान दीजिएगा, SOS ऊपर देखिए अभी यस हम पढ़ रहे थे, तो SOS गांव किस प्रकार का संगठन है। और क्वेश्चन 5 कहता है भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा कौन से काल से प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जस्ट ही हमने अभी पढ़ा, तो भारत में गोद लेने की परंपरा वैदिक काल से ही प्रचलित है, आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आई होप आपने अभी तक इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए, दिख रहे हैं ना क्वेश्चन आपको, मेरे ख्याल से दिख रहे होंगे, मैंने तो पूरा ही वो कर दिया है, दिख रहे होंगे ना। हाँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया है तो। और अपने डाउट्स बताइए, जो भी क्यूरी है प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स से, हैं डिस्कस कीजिए। जो भी आपको कहीं भी किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ आप बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, जब भी हमने बाल्यावस्था पढ़ा, अभी जो ये पढ़ रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको रुचि भी डेवलप होती है और चीज़ें समझ में ईजिली आ जाती हैं। और हर एग्ज़ाम में, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर जगह इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या फिर होम साइंस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, है तो ऐसा नहीं कि होम साइंस के लिए ही जो आप पढ़ रहे हो इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, हर टीचिंग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा, वो तो हर एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए और चीज़ों को समझिए। और अपना, जैसे मैंने आपको आज सुबह मॉर्निंग की क्लास में बताया था कि आप अपना इवैल्यूएशन किया करिए, चीज़ों को समझिए, मूल्यांकन आप अपना स्वयं कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा मूल्यांकन आपका कोई भी नहीं कर सकता। जितना अच्छा आप अपने आप को जानते हो, कोई भी आपको नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ आप इसीलिए क्लास देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। देन जैसे ये क्वेश्चन दिए गए ना, 4-5 क्वेश्चन आपको क्लास के एंड में दिए जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। अगर आपसे इसमें तो 2-3 भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे ना 5 में से, या 3 भी, 2 भी, अन्यथा नहीं आप 1 भी कर सकते हैं, तो समझ लीजिए आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। बट वो कब आएंगी, जब क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे और सुनेंगे। तो प्लीज़ मेरी इन बातों का ध्यान दीजिए। आप जो मैंने आपको बताया, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लास समझ में आनी ही आनी है, चीज़ें क्लियर होनी ही होनी है। बट इन गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो है। तो प्लीज़ समझिए, अगर पढ़ रहे हैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, जिससे चीज़ें समझ में आए और आपको उसका बेनिफिट भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, क्लास समझ में आ रही है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसके जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।